Welcome class ninth in today's class. Students, in our previous class we have started civics chapter second constitutional design एंड इन दिस चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थेड सिस्टम चल रहा था और नेल्सन मंडेला और उनके फॉलोअर्स ने कितने सारे स्ट्रगल के बाद जाकर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम वहाँ पर शुरू किया था। और देखा हम लोगों ने कि कैसे वाइट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया नेल्सन मंडेला उनके फॉलोअर्स को और पूरे जो ब्लैक सोसाइटी थी उन लोगों को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग करें और रूलिंग का काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर किया जाएगा। तो इतना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आज हमें देखना है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सारी बातें हो गई थी, अगर साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स और वाइट्स के बीच नेगोशिएशन हो गई, सारी बातचीत हो गई और दोनों ने ही एक दूसरे के डिमांड को एक्सेप्ट भी कर लिया, तो हमें इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करें या उसे रिटर्न में रखें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है एंड वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम साउथ अफ्रीका का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है इस बात को समझने के लिए कि किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन होना। ठीक है, तो जैसे हम साउथ अफ्रीका का पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि ब्लैक्स को डोमिनेट किया जा रहा है वाइट्स की वजह के द्वारा, है ना, वाइट्स गवर्नमेंट के द्वारा। तो वाइट्स का अमाउंट जबकि कम था वो माइनॉरिटीज़ में थे, जबकि ब्लैक्स मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो साउथ अफ्रीकन नेटिव सिटीजन्स की वो ब्लैक्स थे, है ना। तो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ ने मेजॉरिटीज़ को डोमिनेट किया था, बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया था। अब जब इतने सारे स्ट्रगल के बाद ये डिसाइड हो गया कि अब दोनों ही लोग एक दूसरे के इंटरेस्ट को सेव करते हुए साथ में रहेंगे, तो अभी भी इस बात का डर था कि सिर्फ ओरली कह देने से, वर्बली कह देने से ही इस बात को बिल्कुल सही ढंग से माना नहीं जा सकता कि अगर वाइट्स ने कहा कि ठीक है हम ब्लैक्स का साथ देंगे और उनको डोमिनेट नहीं करेंगे और ब्लैक्स ने भी कहा कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे, ठीक ढंग से आपके साथ रहेंगे, तो सिर्फ वर्बली या ओरली कह देने से चीज़ें इतनी ज़्यादा ट्रस्ट करने लायक नहीं हो पाती हैं, है ना। अभी भी लोगों के अंदर, दोनों ही तरह के ग्रुप्स के अंदर अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर डर बना हुआ होता है और ट्रस्ट की फीलिंग, क्योंकि हम तो अगर हम ब्लैक्स की बात करते हैं तो ब्लैक्स तो इतने सालों तक, इतने लॉन्ग पीरियड तक वाइट से डोमिनेट होते आ रहे हैं, ऑप्रेस्ड होते आ रहे हैं। फिर वाइट्स के केवल एक प्रॉमिस कर देने से वो कैसे उनके ऊपर भरोसा कर सकते थे, है ना, विश्वास ही नहीं रख सकते। तो दोनों ही तरह के ग्रुप्स को अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर बहुत सारा फियर भी है और बहुत सारा जो ट्रस्ट की भावना है वो बहुत कम है थी उस टाइम पर, है ना। तो इसके लिए क्या किया जा सकता था, ब्लैक्स भी चाहते थे कि उन्हें भी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स दिए जाएं, उन्हें भी राइट टू वोट जैसे राइट्स दिए जाएं, उन्हें भी दो जो अपार्थेड सिस्टम चल रहा था जहां पर सेग्रीगेशन किया गया है, हर तरह की चीज़ों का डिवीज़न किया गया है, ब्लैक्स के लिए पुअर क्वालिटी का और वाइट्स के लिए अच्छी क्वालिटी की चीज़ें अवेलेबल हैं, उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए और जो प्रिविलेजेस वाइट्स माइनॉरिटीज़ को दी गई थी उनको रोक कर, उन्हें बंद कर कर सबके लिए इक्वल अवेलेबिलिटी की जाए, सबको इक्वल राइट्स दिया जाए। ये लोगों की उस टाइम पर डिमांड थी। ठीक है, तो इस पूरे नेगोशिएशन के बाद जो एक लॉन्ग नेगोशिएशन चली, दोनों ही ग्रुप्स के बीच में जो बातें चली उसका क्या रिज़ल्ट आया पहले हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद एक रिज़ल्ट निकल के आता है कि दोनों क्या क्या एक्सेप्ट लो चीज़ें करेंगे और कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो जैसे कहा गया कि वाइट लोगों ने, वाइट्स की संख्या तो कम थी, वो माइनॉरिटीज़ में थे, तो उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मेजॉरिटी का रूल होना चाहिए, यानी ब्लैक्स का रूल होना चाहिए और जो गवर्नमेंट बनेगी वो ब्लैक्स की गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर वन पर्सन वन वोट होगा, है ना। ब्लैक्स को या कलर्ड सिटीजन्स को अभी तक राइट टू वोट नहीं था, तो वो भी दिए जाने की बात एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक, और इनके अलावा इन लोगों ने कुछ बेसिक राइट्स पुअर्स और वर्कर्स को देने की बात पर भी हाँ कर दी। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हर जो भी राइट्स दिए जा रहे हैं वो बिना किसी इकोनॉमिक डिफरेंसेस को देखते हुए, बिना किसी ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस को देखते हुए सबको एक बराबर दिया जाएगा। कोई पुअर होगा या कोई रिच होगा या कोई वर्कर होगा या कोई अच्छे जगह पर एम्प्लॉई होगा, तो इन बेसिस को छोड़ते हुए सबको इक्वल बेसिक राइट्स दिए जाएंगे।
ब्लैक्स ने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारी संख्या मेजॉरिटी में है तो रूलिंग हम करेंगे, लेकिन हम एब्सोल्यूट रूलिंग नहीं करेंगे। यानी किसी भी एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि किसी भी तरह से डोमिनेट करते हुए हम रूल नहीं करेंगे, या केवल ब्लैक्स के लिए रूलिंग नहीं करेंगे। जो सुविधाएं दी जाएंगी, जो सर्विसेज दी जाएंगी, जो भी फैसिलिटीज़ या वेलफेयर के लिए प्लान्स करे जाएंगे, वो सबके लिए होगा, हर तरह के लोगों के लिए होगा। तो कोई भी तरह का यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। इनके अलावा इन्होंने इस बात को भी माना कि मोस्टली उस टाइम पर, क्योंकि वाइट्स का पहले रूल था, तो वाइट्स के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी तो आ ही चुकी थी। तो ये चीज़ें भी तय करी गई कि जो भी प्रॉपर्टी वाइट्स के पास हैं उनको छीना नहीं जाएगा गवर्नमेंट के उससे थ्रू। ठीक है, तो वो उनकी खुद की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ दोनों ही ग्रुप्स ने साउथ अफ्रीका में साथ में रहना डिसाइड किया। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ेस इतने ईज़ी नहीं थे, है ना? कहने को तो ईज़ी लग रहे थे, पर इम्प्लीमेंट करने की अगर बात आती है तो थोड़ा-सा तो डिफ़िकल्ट है ना? अभी यहाँ पर ट्रस्ट की भावना नहीं है। अभी दोनों ने पहले एक दूसरे के साथ कुछ भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था जहाँ पर इन लोगों ने साथ में एक दूसरे को प्रूव करके दिखाया कि इन्होंने जो भी प्रॉमिसेस किए थे वो प्रूव करके दिखाए। ये तो फर्स्ट टाइम था, तो ट्रस्ट तो था ही नहीं एक दूसरे के ऊपर। अब बिना किसी ट्रस्ट के सिर्फ ऐसे ही कह देने पर कैसे बिलीव किया जाए? क्या क्या गारंटी है कि एक पर्सन जिसने एक ग्रुप जिसने अभी प्रॉमिस तो किया हुआ है कॉम्प्रोमाइज़ करने का, लेकिन वो आगे भी कंटिन्यू करेगा, है ना? तो ये फ़ियर दोनों ही ग्रुप्स के अंदर इस टाइम पर थे। ठीक है। तो अब इस ट्रस्ट को क्रिएट करने का केवल और केवल एक ही उपाय था, केवल एक ही सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का। वो था कि अगर सारी चीज़ों को रिटर्न कर दिया जाए, जितनी भी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ दोनों करने को तैयार थे उन चीज़ों को लिख लिया जाए, है ना? और एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह सिग्नेचर के साथ सेव करके रख लिया जाए। तो इससे क्या होगा कि दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा, है ना? रिटर्न चीज़ों पर हम लोगों को ज़्यादा भरोसा होता है। जब भी हम लोग देखते हैं कोई भी तरह का कोई डील करता है, कोई प्रॉपर्टी है जब हम ख़रीदते हैं या बेचते हैं, या अगर हम किसी एक छोटे से डिवाइस को भी ख़रीदते हैं और हमारे पास एक गारंटी कार्ड होता है, रिटन में होता है, सिग्नेचर के साथ, स्टैम्प के साथ, तो हम उस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, है ना? उसी तरह से दोनों को एक दूसरे की बात पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, जिसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि ये तय किया कि सारी चीज़ें जो भी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ लिखे जा रहे हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग राइट डाउन कर लेंगे, ताकि फ्यूचर के लिए हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस जो चीज़ें लिखी गई उसमें क्या-क्या और ऐड किया गया, उसमें लिखा गया कि इन फ्यूचर रूलर्स कैसे चूज़ किए जाएंगे, कैसे रूलर्स का इलेक्शन होगा, और कैसे किन-किन प्रोसेसेस के थ्रू रूलर्स इलेक्ट करे जाएंगे। ठीक है। इनके अलावा उनके पावर्स, उनके लिमिटेशंस कि रूलर्स क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ रिटर्न करा गया। फाइनली ये भी डिसाइड किया गया कि सिटीजन्स को कुछ राइट्स भी दिए जाएंगे। अभी तक तो सिटीजन्स के पास कोई राइट्स नहीं थे, है ना? उनको राइट टू वोट भी नहीं था कॉमन सिटीजन्स को, लेकिन अब उनको कुछ राइट्स दिए जाएंगे, ये भी डिसाइड किया गया और उन्हें कुछ राइट्स दिए गए। ठीक है। दीज रूल्स will work only if the winner cannot change them very easily. दिस इज़ वॉट द साउथ अफ्रीकन डिड। यही सारी चीज़ें साउथ अफ्रीका में हो रही थी, जहाँ पर रूल्स भी बनाए गए, रेगुलेशंस भी बनाए गए, राइट्स भी दिए गए, और सारा रूलिंग सिस्टम भी रिटन तैयार करा गया। इन लोगों ने बेसिक रूल्स के साथ एक्सेप्ट करते हुए रूलिंग करने का काम शुरू किया। ठीक है। और इसके अलावा इन लोगों ने ये भी कहा कि ये जो सारे रूल्स बनाए गए हैं वो चेंजेबल नहीं होंगे, उन्हें कोई भी गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकती। ठीक है, ये सुप्रीम होंगे और गवर्नमेंट इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये फॉर्मेलिटी की तरह ये रूल्स लिख दिए गए हैं, नहीं, इनको अमल भी करना होगा, इन्हें इन प्रैक्टिस कंटिन्यू भी करना होगा, इन्हें प्रैक्टिस में लाकर इन्हीं के बेसिस पे काम करना है। ठीक है। और यही जो सेट ऑफ बेसिक रूल्स थे, इन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है। तो किसी भी कंट्री के अंदर जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस हैं, हाउ टू रूल, और बाकी बहुत सारी जो भी डिटेल्स होती हैं, वो सब कुछ जो तैयार किया जाता है, सेट ऑफ रूल्स, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इस तरह से साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम हुआ। ठीक है। तो
ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम हुआ, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि बहुत यूनिक चीज़ है जो साउथ अफ्रीका में हो रही थी। हर कंट्री जहाँ पर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल है, जहाँ पर डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, जहाँ पर रिलीजियंस डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर सभी के बीच में एक रिलेशनशिप बनाने के साथ साथ सबको कोऑपरेट करते हुए रहने के लिए और सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, भले ही यहाँ पर साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स और वाइट्स के बीच का जो रिलेशन था वो बहुत ही ज़्यादा बैड रिलेशन था, है ना। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी नहीं थी जितना बैड वहाँ पर रिलेशन चल रहा था और बैड ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन हमारी कंट्री में भी और दूसरे वर्ल्ड की भी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी इस तरह के डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलते हैं और इन्हीं डाइवर्सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम किया जाता है। ठीक है, तो हर तरह की कंट्री चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक हो, अगर हम चाहते हैं कि डाइवर्सिटी के साथ पीसफुल वे में यहाँ पर काम हो तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, है ना। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि कहीं पर अगर हम रूलिंग कर रहे हैं तभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। अगर हम एक छोटा सा कोई भी क्लब है हमारे एरिया में, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर हम हमारे एक स्कूल का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं ना। अगर हम सिर्फ अपने स्कूल का एग्ज़ाम्पल लें तो हम देखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर बेल रिंग होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर टीचर आएगा फिक्स पीरियड पर, है ना। और एक फिक्स सिलेबस के साथ वो टीचिंग करेगा, टाइमली लंच होता है, स्कूल ओवर होना, स्कूल ओपन होना, सब कुछ फिक्स होता है ना। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, मॉनिटर्स के पास क्या राइट्स हैं, क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, टीचर्स के साथ है या और अदर एम्प्लॉयज़ के साथ, है ना। तो हम देखते हैं कि सब कुछ फिक्स है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस पहले से बने हुए हैं और यही रूल्स और रेगुलेशंस जो पीसफुली मैनर में किसी भी तरह के सोसाइटी को, किसी भी तरह के कोऑपरेटिव क्लब्स को, किसी भी तरह के पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन और कंट्री को रूल करने में हेल्प करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन रूल्स है और ये पूरे जो भी सिटीजन्स हैं उस कंट्री के अंदर उन सब के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। ये किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ है जो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इनके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और क्या-क्या करता है? फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेट्स दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ये क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले डिग्री ऑफ ट्रस्ट को क्रिएट करता है ना। हमें ट्रस्ट हो जाता है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर और जो भी लोग होते हैं वो सब लोग एक दूसरे के साथ भी ट्रस्ट के साथ और पीसफुली मैनर में रह पाते हैं जब जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सेकंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। हम लोगों को ये एक और चीज़ हो जाती है इससे कि सब चीज़ स्पेसिफाई हो जाता है, सब चीज़ फिक्स हो जाता है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, उसके पास कौन कौन से पावर्स होंगे, वो उसके पास कौन कौन से लिमिटेशंस होंगे, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कैसे अपॉइंट्स किया जाएगा, क्या राइट्स हैं उसके पास, है ना। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी डिमांड हम गवर्नमेंट से कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का क्या हो जाता है, स्पेसिफिकेशन हो जाता है, सब कुछ फिक्स हो जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, जो रूलिंग में भी बहुत हेल्प करता है। थर्ड, ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट के पावर्स को भी लिमिटेशन करता है और साथ ही साथ पर लोगों के सिटीजन्स के राइट्स को भी बताता है कि सिटीजन्स क्या कर सकते हैं और गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती हैं। इसके साथ साथ इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से एक्सप्रेशन भी है हमारे लोगों का, सिटीजन्स के इच्छाओं का, उनकी एस्पिरेशंस का, कि वो क्या चाहती हैं कि किस तरह से उनकी सोसाइटी क्रिएट हो। तो इन सब चीज़ों का भी रिप्रेजेंटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है। जिन भी कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हों, लेकिन अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है,
जब ग्रेट ब्रिटेन का वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस के साथ, तो वहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए, तो वहाँ पर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया अमेरिका में। और इसके अलावा जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद भी हम लोगों ने पढ़ा कि जब वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाती है तो वहाँ पर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा गया, है ना। तो इस तरह से हम पाते हैं कि जहाँ पर भी डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि कोई भी कंट्री किस तरह से रन करेगी।